वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 5, 6 और 7 की जो रिवीजन है, और उसमें रिवीजन में थ्रू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके थ्रू ही करवाऊंगा ताकि आप फटाफट थोड़े समय में तीनों के तीनों चैप्टर को रिवाइज कर लो। मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप इसकी स्पीड स्लो करके सुन सकते हो अगर आपको दिक्कत आएगी तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, वो है आईयूपैक नेमिंग का। तो आईयूपैक नेमिंग में हमने नेमिंग करनी है, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया था कि जब भी नेमिंग करनी है तो नेमिंग में सबसे पहले हमने किसका नेम लिखना होता है, हमेशा पहले केटायन का, फिर किसका, एनायन का। तो केटायन का नाम क्या होगा यहाँ पे, पोटाशियम, और एनायन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इसमें हम लोगों ने किसका करना है, लिगेंड्स का नाम बताना होता है। जैसे इसमें टेट्राहाइड्रो आ गया, और उसके बाद हमने उसका नाम करना है जो आपके पास मेटल है, मर्क्यूरेट। अब इसके पीछे 8 क्यों आया, मरकरी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो मेटल है ये एक एनायन का हिस्सा है। जब भी आपका मेटल एनायन वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसकी हमने स्पेशल एंडिंग करनी है। उसके बाद हमने इसमें इसकी रोमन वर्ड्स में, नंबर्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो वो हम पता है कैसे निकालते हैं, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, दूसरा मैं इसे बोल के बता दूंगा फिर आपको। जैसे इसकी है +1, हमें पता है खुद से, इसकी हमने निकालनी है, तो सारे हेलोजेंस की -1 होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर 2 प्लस है ना, अगर मान लो ये 2 प्लस को हटा दूँ तो इसका मतलब इस पूरे के ऊपर -2 आ जाएगा। अब मैं इसको अंदर वाले को x + 4 - 1 = -2 कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी ईजी हो जाएगी। तो ये -4 बनेगा, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा, तो इस पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मरकरी की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप कर सकते हो पोटाशियम टेट्रा साइनो निकलेट, और इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होएगा, यहाँ पे 2 कर लो आप, क्योंकि इसकी +1 होगी, +1 यहाँ पे 2 प्लस हट गया तो इसके ऊपर -2 आ जाएगा, इसकी -1 है तो -4 उधर जाके +4, निकल की जो है वो +2 होती है। ठीक है बेटा, और इसके बाद हमने डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस बताना है। तो ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो डबल सॉल्ट है, मैं पहले तो आपको ये डबल सॉल्ट मैं बता देता हूँ कि डबल सॉल्ट जो है ना वो आमतौर पे जैसे हो गया पोटाशियम सल्फेट, जैसे इसकी एक एग्जिस्टेंस है, एल्यूमिनियम सल्फेट 12 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह आपके पास आ गया अमोनियम सल्फेट, सल्फेट अमोनियम सल्फेट के साथ आ गया फेरस सल्फेट और 6 वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। और ये आपका हो गया पोटाश एलम, पोटाश और एलम देखो दोनों के सल्फेट और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये मैंने इसलिए लिखकर बताया ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो। अब आप कहोगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी एग्जांपल बताओ, तो ये लिखी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। अब हमने समझना क्या है, इसके डिफरेंस को याद कैसे रखना है कि डबल सॉल्ट जो है वो देखो, ये जो एक पूरा का पूरा ना सॉल्ट है, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये सारे के सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हम लोग यही बता सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन जो डबल सॉल्ट है ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये क्या है, ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं और किस में एग्जिस्ट करते हैं, प्लस सोल्यूशन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड होते हैं इनमें, देखो सारे आयन, पोटेशियम सल्फेट भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयंस ही सारे इसमें हैं। जब पानी में डालते हैं तो ये सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ये वाली चीज को, ये वाले को, तो इसमें ये जो पोटाशियम और ये वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ थ्रू आयनिक बॉन्ड जुड़े हैं। बट हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। फिर उसके बाद जब इसको पानी में डालते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, रिटेन करके रखते हैं, क्योंकि ये वैसे का वैसे ही रहेगा पार्ट, सिर्फ ये कैटायन पार्ट अलग हो जाएगा, बाकी ये पूरा का पूरा एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, ये जो थर्ड क्वेश्चन है और ये जो सिक्स क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मैंने इकट्ठे लिखने थे, थोड़ा बाद में मैंने निकाल रहा था क्वेश्चन। तो आप इसको एक ही तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। जब भी आपको स्ट्रक्चर का आ जाए तो यही समझना कि इसका मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी है, पहली बात। दूसरी बात है, उसने चाहे डिस्कस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसमें हमने ये भी बताना है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई भी हुई है, फिर दोबारा से बता देता हूँ
कि आपको सिंपल मेटल की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d7। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए आपने हमेशा क्या करना है, 4s को बाहर लिख लेना, पहला काम ये करना है ताकि गलती हो ही ना। अब उसके बाद आपने देखना है कि इस कंपाउंड, अब ये तो कोबाल्ट के बारे में हमने जो हमें खुद से पता था हमने उसके बारे में ये लिख दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखना है कि इस कंपाउंड में कोबाल्ट किस स्थिति में पड़ा हुआ है। तो अगर अमाइन जो NH3 है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका मतलब इस स्फेयर के ऊपर जितना भी प्लस चार्ज है वो वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा या होगा। तो कोबाल्ट के ऊपर इसका मतलब हमारा 3+ ऑक्सीजन स्टेट है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं जब इसने इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो मैं क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूंगा। तो 3 कहाँ से निकलेंगे, बाहर से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं न्यूक्लियस से। तो एक तो निकलेगा यहाँ से, 2 निकलेंगे और एक निकलेगा यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे रह जाएगा 3d6 और 4s में क्या रह जाएंगे 0। अब मैं जस्ट फोर्थ शेल है इसमें पी भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को कि हाँ जी बना लो जी, 0 0 ही है, लिखने में क्या हर्ज है। उसके बाद इसको पिक्चराइज करते हैं। इसको पहले डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह एस, इसी तरह पी। अब इसमें जो 5 ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हो गया। यहाँ तक हमने काम कर लेना। उसके बाद मेन जो काम है, अब उसके बाद लीगेंड आना है। कितने लीगेंड्स आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, 6। अब ये लीगेंड आ रहे हैं तो हमने लीगेंड को चेक करना होता है कि ये लीगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर तो वो होगा स्ट्रॉन्ग तो फिर वो क्या कर देगा, वो पेयरिंग कर देगा। अगर वो होगा वीक तो फिर वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब मैंने बताया हुआ कि सायानाइड और कार्बोनिल तो आप याद ही रखो। जो NH3 है वो किसी किसी केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है ये, बट किसी केसेस में मैंने एक एग्जांपल्स देखी थी हायर क्लासेस में कि ये जो है पेयरिंग नहीं करवा पाता। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के चलता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, जब वो बॉन्ड बनाने आएगा वो कहेगा हम 6 जने आ रहे हैं, हमारे लिए 6 खाली ऑर्बिटल अवेलेबल करवाओ। तो कोबाल्ट बोलेगा ये जी ऐसे ले लो, पी ले लो, आगे डी भी है वो ऑक्यूपाई कर लो। तो ये कहेगा नहीं, आप इनको इकट्ठे करो पहले। तो फिर ये क्या होगा, ये सारे के सारे पहले पेयरिंग हो जाएगी। 2 तो पड़े हुए हैं, ये इसके पास चला जाएगा और ये वाला, ये दोनों इकट्ठे होकर यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये 2, एक ये और 3 ये, इस तरह से ये 6 ऑर्बिटल यूज होंगे, एक 2 डी के, एक एस का और 3 पी के। ठीक है, तो आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, DsP3 होगी। ठीक है बेटा, T2sp3 होगी। अब ये 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 6 ऑर्बिटल का मतलब ये ऑक्टाहेड्रल शेप जो है वो अक्वायर करेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई ये इसकी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या कहा था कि 2 चीज़ें हमेशा बतानी है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर और एक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बता दी है हमने, कौन सी आई है, D2sp3। तो 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल शेप है। मैग्नेटिक बिहेवियर में हमने ये बताना होता है कि ये जो आपने जब लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना लिया है, मतलब लिगेंड ने पेयर डोनेट कर दी है खाली ऑर्बिटल्स में, तो आपने देखना कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं पड़ा हुआ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है बेटा, बस इतना सा ही आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलरलेस, और ये कलरलेस है, ये ब्लू कलर। देखो कलर वाले एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं ये क्वेश्चन कभी गलत होएगा ही नहीं किसी का। ये डी ब्लॉक में भी आना है, यहाँ पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। कलरलेस या कलर, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आपको मेन क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखना कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड जो है वो कलर्ड होगा क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन होगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो ये कॉपर 1 की बात की और कॉपर 2 की, हम क्या करते हैं, पहले कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, आर्गोन, तो यहाँ पे लिखते हैं 4s1 3d10। ये इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम और कॉपर की होती है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने +1 में किया। अब इसका मतलब मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मैं इसको बाहर लिखना था, एक नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर लिखना था, चलो कोई बात नहीं, अब लिख देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन भरता भी पहले है और निकलता भी पहले ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव की हमने निकालनी है कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो इसकी बनेगी, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, एक तो निकाल चुके हैं, एक और निकालना पड़ेगा, तो अब किसकी बारी आएगी इसकी, तो इसमें रह जाएंगे 9।
तो आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि भाई मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको अरेंज करो, तो आप ऑब्वियस है कि सारे में क्या आ जाएंगे, दो 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 दो, ठीक है। अगर मैं कहूँ 9 अरेंज करो तो फिर क्या होगा, फिर आप कहोगे कि सर एक में बच जाएगा, पहले 5 भरे फिर 4 भरे अभी एक बच गया, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, तो इसका ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, मतलब कॉपर जो 2 पॉजिटिव में ब्लू कलर देता है, ठीक है बेटा। इसी तरह बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए आपको। आप 21 से लेकर 30 तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-3 बार लिख के देख लो। आर्गोन के बाद 4s 3d की भरना है आपने, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी 2019 में आया हुआ है। पोटाशियम, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले कैटायन फिर एनायन। पोटाशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, तो इसका क्या आएगा 1। अब मैंने ये 1 कैसे बताया, क्योंकि इसके ऊपर +1 है, जब मैं इसको निकाल दूंगा तो इसके ऊपर -1 आएगा, और इसके ऊपर -1 है तो जो -2 उधर जाके +2 हो गया, तो 1 आ जाएगी। ये आप कैलकुलेट करोगे तो निकल आएगा बेटा। अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, इसका कैसे करना है, यूवैक नेम लिखना है, दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर एनायन। तो कैटायन की नेमिंग पहले करनी है। अब कैटायन में लिगेंड भी है L, और ये आपका मेटल है। अब इस मेटल की स्पेशल एंडिंग नहीं करनी क्योंकि ये कैटायन का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फाबेटिकली कौन पहले है, देखो एक AM से है अमाइन, और एक Q से है, तो कौन सा पहले आ रहा है, AM, तो इसका मतलब पहले ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, फिर उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर में आ जाएगा क्लोराइड। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्लोरो क्यों नहीं लिखा या क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। जो भी लिगेंड इस स्फीयर बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट को, इसके बाहर जो भी लिगेंड होगा उसकी कोई भी स्पेशल एंडिंग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी निकाल के दिखा दूं मैं, दिखानी क्या है, देखो पता ही लग रहा है यहाँ पे, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब इसके ऊपर तो -1 था, ये वाले के ऊपर है ना, तो 3Cl है, तो इसका मतलब -3 हो गया। जब मैं इसको कहूँ चलो आप चले जाओ, तो ये इसके ऊपर कितना छोड़ के जाएंगे, +3 जोड़ के जाएंगे। अब ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इस क्रोमियम के ऊपर कितना ऑक्सीजन स्टेट होगा, जितना इस सोफेयर के ऊपर है, +3, इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम 3 आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ बेटा, एक मिनट, ठीक है जी। अब आप इसमें देखो अब ये वाले क्वेश्चन तो वही वाला हो गया जो अभी लिखा ही है। ये वाला क्वेश्चन अभी आपको पता लग जाएगा कि कोई सिंपल सी, आप देखो कितने लिगेंड लगे हुए हैं इसमें, 6 लिगेंड हुए हैं, इसका मतलब मुझे 6 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। अब वो 6 ऑर्बिटल किस तरह से हो सकते हैं, यहाँ तो हो सकते हैं sp3d2, यहाँ हो सकता है d2sp3, ये है 6 ही है, ये भी 6 ही है। बट ये कब होगा, ये कब होगा, ये वाली हाइब्रिडेशन तब होगी जब डी के ऑर्बिटल भी हम लोग यूज हो रहे हैं। ये कब यूज होते हैं, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल बताई थी, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं कि आप इकट्ठे हो जाओ, ठीक है, तो वो इस वजह से फिर खाली हो जाते हैं डी के ऑर्बिटल, तो फिर ये हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे इसमें 6 साइनाइड है, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो हमें पता है ये पेयरिंग करवा देगा, इस वजह से इसमें D2sp3 है। आपने करके देखना सारा का सारा, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो ये अगर मान लो यहाँ पे वीक लिगेंड है, सपोज करो ये वाला देख ले, ये वाला, अब इसमें वाटर है, दिस इज अ वीक लिगेंड, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन भी होगी ये स्ट्रॉन्ग वीक कैसे बता रहे हैं। आप अपनी जो बुक मिली एनसीईआरटी की स्कूल से, उसमें आप चेक कर लेना, उसमें आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई दिखाई हुई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे लिगेंड्स जो है वो उनको अरेंज किया गया है उनकी फील्ड के हिसाब से, कम कम फील्ड से लेकर ज्यादा फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब वीक लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। फिर क्या होगा उस केस में, जब पेयरिंग नहीं हो पाएगी, मैं करके दिखा देता हूँ। इस केस में आयरन के केस में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, और इसमें आएगा 3d6, 18 2 20 और 6 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि इसको बाहर लिख लेना है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये देखना कि इस कंपाउंड में क्या ऑक्सीजन स्टेट है, ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3, इसका मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 यहाँ से निकल जाएंगे और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 3d5। अब 3d5 आ गया, तो अब 4s था पर उसमें अब कुछ भी नहीं बचा, तो मैं इन डी को ऐसे ऊपर ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है जी।
अब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये S हो गया, उसके बाद ये 3 P में हो गए, इसी तरह आगे D में हो गए। अब आप देखो कि इसमें जो D है, अब देखना है कि क्या ये पेयरिंग होगी, क्योंकि जो यहाँ पे वाटर लिगेंड है वो वीक होता है, जो इनकी पेयरिंग नहीं करवा सकेगा। तो फिर हमें क्या करेगा, आगे से 6 लेने पड़ेंगे। तो आप खुद ही देखो, एक S का, 3 P के और 2 D के, तो क्या आएगा, S P के 3 D के 2, तो ये sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखो वीक लिगेंड था तो sp3d2, तब आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ये आउटर वाले d थे। उसके केस में क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इनर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो वो यही बताना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इनर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल यूज होते हैं और वीक के केस में आउटर होते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है। आपको क्या करना है, उसने कहा कि एक कलर्ड है एक नहीं है। मैंने आपको सिंपल सा फंडा क्या बताया कि जब भी कलर वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इसका कलर है या नहीं है, आपको जस्ट मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखानी है और देख लेना कि उस गिवन कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वो शो करने के बाद आपने देखना कि क्या उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है या नहीं बचा है। अगर बचा है तो वो कलर्ड है, उसमें डी डी ट्रांजिशंस होंगी। तो अब देख लेते हैं पहले स्कैंडियम और टाइटेनियम। स्कैंडियम की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 3 है, टाइटेनियम की भी 3 है, क्योंकि ये तो दोनों न्यूट्रल लिगेंड। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो ये जब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो ये आ गया 4s2 3d1। इसी तरह से मैंने जब टाइटेनियम की लिखी तो उसका क्या आ गया, टाइटेनियम का होता है 22, 4s2 3d, यहाँ पे आ गया आपका 2। अब यहाँ पे जब मैंने स्कैंडियम 3 पॉजिटिव लिखूंगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से जाएंगे, फिर एक यहाँ से चले जाएगा, तो इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं, डी में कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे जब टाइटेनियम 3 पॉजिटिव लिखूंगा तो 2 तो यहाँ से जाएंगे पहले, क्योंकि 4s में भरता भी पहले है निकलता भी पहले है, और एक यहाँ से जाएगा। तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ पे बचेगा 3d1। अब आप देखो यहाँ पे तो d में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये वाला क्या होएगा, कलर्ड होगा। तो देखो उसी ने कहा कि आयंस आर कलर्ड बाय, ये नहीं होगा इसमें से। असल में ये क्वेश्चन गलत लगता लिखा गया, स्कैंडियम और इसमें से कौन सा होगा, आप खुद देखो, 3 इसमें तो कोई बचा ही नहीं स्कैंडियम में, इसका मतलब इन दोनों में से ये वाला है। असल में क्वेश्चन होगा कि आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज कलर्ड। ठीक है। अब होप आपको ये समझ लगी होगी। जस्ट आपने कलर का किससे बताना है, हमेशा बताना है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं कि नहीं। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है बट दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, देखो मैं एक आपको यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट छोटा सा बता दूं, फिर इसको मैं बताता हूँ। लो स्पिन कब होता है, मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे। अब लिगेंड जब इनके पास आएगा, इनके पास जाएगा, तो वो अगर तो स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा चलो जी सारे इकट्ठे हो जाओ, है ना। और अगर वो लिगेंड वीक हुआ, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो उनको कह ही नहीं पाएगा कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, अगर ये 2 जने यहाँ पे चले जाएं तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे मेरे को, बाकी मैं आगे से अरेंज कर लूंगा। तो वीक के केस में पॉसिबल नहीं है। लीगेंड कहेगा कि भाई यहाँ करो खाली पहले, फिर मैं आगे वाले यूज करूंगा। तो इसका मतलब हो गया हमें लो स्पिन हमेशा स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में ऑब्जर्व होंगे। तो आप देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, ये कंपाउंड लो स्पिन है, क्योंकि स्पिन कम हो जाती है ना। देखो अब देखो इसकी स्पिन कितनी है, अगर मैं कहूँ कि ये कितनी स्पिन है, आप कहोगे ये प्लस हाफ है, ये भी 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 प्लस हाफ है, तो ये टोटल करके कितनी आ गई, 2 इंटू 2 हुआ 1/2। अगर यही मैं आपको, मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करना था, उन्होंने कहना चलो भाई पेयर हो जाओ बच्चों, ये पेयर हो गए। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले की प्लस हाफ, नीचे वाले की माइनस हाफ, तो मिलकर 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, और ये क्या हुई, सिर्फ प्लस हाफ। तो इसका मतलब इस केस में टोटल प्लस हाफ आई है, इसके केस में 2.5 आई है। इसका मतलब जो अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा वो आके पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग होने से क्या होता है, स्पिन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही लिखा ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है, इट मीन्स मुझे ये समझना चाहिए कि जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा देगा, तो उसके केस में क्या होगा, हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और अगर वीक फील्ड होगा, अगर मान लो वीक आता तो क्या करना था, उसने इसको कहना था कि इकट्ठे हो जाओ, इसकी वीक है ये तो खुद ही ये इसको कहाँ कहेगा कि इकट्ठे हो जाओ, ये बेचारा अगले वाले जो ऑर्बिटल है उनको इस्तेमाल कर लेगा, उनको अरेंज कर लेगा कि भाई आपको मैं दे देता हूँ ऐसे लोन पे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाई स्पिन हो गया। यहाँ पे देखो ये स्पिन ज्यादा आ रही है ना यहाँ पे। होप आपको ये समझ लग गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
सिस एंड ट्रांस कैसे देखते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिस एंड ट्रांस का सिंपल फंडा है। आपने क्या देखना कि पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में वो पूछ रहा है, क्योंकि 6 मैंने कैसे बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे कितने लीगेंड लगे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल के साथ कितने लीगेंड लगे हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। अब आप यहाँ पे देखो ये मेटल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 2 Cl और 2 En है। अब आप कहोगे सर ये तो 4 बने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए था, आपने 6 कैसे लिख दिया? तो बेटा जो ईन है ना, ये ईन जो है वो ये बाइडेंटेट लीगेंड है, ये एक टाइम पे दो बॉन्ड बनाता है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। NH2 CH2 CH2 NH2, इनके ऊपर लोन पेयर यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी ये भी डोनेट कर पाता है, ये भी उसी टाइम पे डोनेट करता है, तो ये बाइडेंटेट है। इसको इथेन 1,2 डाइमीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाइडेंट, अब इसको इसका मतलब ये दो गिन के चलेंगे, इसके 2 दूनी 4 और ये 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए मैंने 6 लिखा, ठीक है। जितने डेंटेट होंगे, डेंटिसिटी जितनी होगी टोटल, वो उस टोटल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि सिस ट्रांस ड्रा करो, अब ये मैं सिस ट्रांस ड्रा करके दिखाता हूँ। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, देखो 6 की शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है, मतलब ऐसे, जैसे आप समझ लो आपकी कॉपी है ये वाली, ये कॉपी के चारों कोनों पर एक एक लिगेंड लगा दिए, एक मैंने पेन ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया, एक ऐसे पेन नीचे को खड़ा, नीचे की तरफ शो कर दिया, लटक रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब ये 6 हो गए, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ, तो अगर सेम लिगेंड जेड एक्सिस पर हो, अब ये वाला जेड एक्सिस है, ये वाला, ठीक है, ये है जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या लिखा, 2 है ना, ये एक Cl यहाँ लग गया, मैं ब्लैक कलर, एक Cl यहाँ लग गया और एक Cl यहाँ लग गया। तो अंडरस्टूड है कि अब ये वाला क्या हो गया मेरे पास, ये मैंने इसको इन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये पता लग रहा है मुझे कि ये जेड एक्सिस पे सेम पड़े हुए हैं, तो ये ट्रांस वाली इसकी फॉर्म है, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पे होता, और एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो फिर ये वाली क्या हो गई, ये आपकी, ठीक है, ठीक है। ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, हम लिख ऐसे देते हैं, बट असल में ये कोऑर्डिनेट इन्होंने डोनेट किए हैं। अब ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई और ये आपकी क्या हो गई, सिस फॉर्म हो गई। अब एक चीज और भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है, मैं एक मिनट इसको रिमूव, इसको दोबारा से करता हूँ, या आप ये देखो, एक मिनट इसको रिमूव कर दूंगा, हाँ। ये अब देखो, इसको अगर आप शीशे के सामने रख दो, तो ये एज इट इज सेम ऐसा ही सेम बनेगी, इसकी एग्जैक्ट पिक्चर बनेगी। इसको उठा के आप उसके ऊपर रखोगे तो पूरा ओवरलैप करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी और कौन से प्रिडिक्ट लिखा हुआ ना, प्रिडिक्ट विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो मुझे ये पता लग गया कि जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब आप कहोगे कि ये नया वर्ड आपने सर बोल दिया, ऑप्टिकली एक्टिव, सुना तो हुआ है कुछ। तो ये बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसको बोलते हैं जो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल ये होता है कि वो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब अगर आपको मैं जैसे ये कहा था, ये वाला आपकी जो मैंने कहा था कि कॉपी है, एक तरह की कॉपी के चारों कोनों पर पड़ा, अब देखो, अब कॉपी एक प्लेन है पूरा, आप उसको एक शीशा मान लो, तो आपको क्या लगेगा, जैसे इस Cl की फोटो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इमेज है, तो ये एक प्लेन क्या कर रहा है, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब ये शो नहीं करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि ये वाला करेगा। अब देखो कैसे, देखो मैं इसकी यहाँ पे ये बना रहा हूँ, अब इसको शीशे, तो जो पास में होती है वो चीज पास में आ जाती है, जो दूर में है वो दूर में आ जाएगी। अब इसको उठा के एज इट इज उठाना है, ऐसे उठाना है और इसके ऊपर एज इट इज रख देना, तो क्या होगा, ये Cl यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो Cl नहीं है, इसका मतलब ये इसके ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर रहा है। जबकि इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये Cl के ऊपर Cl आएगा, En के ऊपर En आएगा, इधर वाले की तरफ इधर आएगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी जो सिस फॉर्म है, जबकि ट्रांस वाली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, मैं इसको नीचे करता हूँ। और बाकी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा, आपने यहाँ से कर लेनी है। एक मिनट, ये डेफिनेशंस क्या है कि विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है,
तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक मेटल होता है और उसके साथ लिगेंड लगे होते हैं। लिगेंड कितने भी हो सकते हैं और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, लिगेंड क्या है? लिगेंड वो है जो मेटल को क्या करता है, मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है जी। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड लगे हैं। अगर मोनोडेंटेट लगे हैं तो वो उतने ही गिनने जितने लगे हुए हैं, अगर बाइडेंटेट लगे हैं तो उससे डबल हमने काउंट करना। जैसे ईएन था, ईएन मान लो एक लगा तो इसका मतलब ये दो डोनेट बॉन्ड बना रहा है, बाइडेंटेट है। अगर ईएन दो लगे होते तो टोटल 4 होना था, अगर ईएन 3 लगे हो तो फिर वो 6 होना था। इस तरह से आपने लेना। अब जैसे मान लो ईडीटी ये एग्जांपल है, इथिलीन डाइमिन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये वाला जो है दिस इज हेक्साडेंटेट। ये आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, हेक्साडेंटेट है। ठीक है जी। तो ये हेक्साडेंटेट है, इसका मतलब अगर ये सिंगल ही लगा होगा, जैसे ये इसके साथ ऐसे लिख दिया EDTA और ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव या नेगेटिव लिख दिया। सपोज करो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक वैसे लेके, तो आप क्या कहोगे? अब सोचने वाला सोचेगा कि कोबाल्ट के साथ ये एक ही लिगेंड लगा हुआ है, तो वो गलत है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नहीं है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि हमने देखना है ये कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने डोनेट कर रहा है एक टाइम पे। तो ये 6 हेक्साडेंटेट है, एक टाइम पे 6 बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसी तरह होमोलैप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कौन से होते हैं? अगर मान लो एक ही तरह के लिगेंड लगे हों मेटल के साथ, जैसे ये वाली एग्जांपल ले लो, ये वाली। तो यहाँ पे टाइटेनियम के साथ वाटर लगे, सारे के सारे वाटर हैं। जैसे ये आयरन के साथ साइनाइड है, सारे ही साइनाइड ही हैं। तो ये कौन सा हो गया? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। हेट्रो में क्या होगा? अलग अलग लगे होंगे, जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया। कोबाल्ट के साथ ये वाला भी लिगेंड लगा हुआ है, ये अलग है, ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हेट्रोलिप्टिक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो हो गया। तो नेक्स्ट भी मैं निकालता हूँ आपका, एक मिनट इसको बंद करके नेक्स्ट देखता हूँ मैं। नेक्स्ट आपका ये वाला, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलो, होप आपको क्लियर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको तो पहले अल्काइल हैलाइड लिखना है कोई भी। यहाँ पे मान लो मैंने ये ऑलरेडी पिछले पेपर में डिस्कस किया हुआ है, ये एक अराइल हैलाइड है, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया? सॉरी, ये अल्काइल हैलाइड है, गलती से बोल दिया मैंने। और ये मेरे पास क्या आ गया आपका? अल्काइल अराइल हैलाइड। ठीक है, इसको अराइल हैलाइड या हेलोरीन्स बोलते हैं, इसको हेलोल्केन्स या अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि दोनों में से ये वाला जो है ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है? नाम से समझो इसको, जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। तो ये सारे के सारे क्या हैं? NO2 नेगेटिव। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये क्या है? ये एक मिनट इसको रब कर दूंगा, एक मिनट, ये नहीं हो रहा यहाँ से रब। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रिमूव करके दोबारा से कर देता हूँ। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करना। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे मान लो मैंने OH लगाना है, ये वाला, ये न्यूक्लियोफाइल लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो आसानी से दोनों में एक जैसे ही तो लग रहे हैं। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके साथ Cl लगा है, ये भी कार्बन है आपका, ये भी कार्बन है, इसके साथ Cl लगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो Cl है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। ये इसको रब कर दूं, ये गलती से पड़ गया। ठीक है जी। तो होना क्या है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अंदर रिंग में चले जाते हैं ऐसे। ठीक है जी, तो ये ऐसे ये आगे चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, ऐसे कितनी सारी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। बट इससे हमें पता क्या लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि सी और Cl में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। ये डबल बॉन्ड क्यों आ गया? ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड होने से क्या होगा? ये इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया, जैसे अब सोटी आपके हाथ में मैं पकड़ा दूंगी, तोड़ो,
अगर सोटी मैंने दूर दूर से पकड़ी हुई है, मतलब लंबी सोटी है, तो आप इजीली तोड़ दोगे। जितनी सोटी मैं छोटी करता जाऊंगा उसको तोड़ना मुश्किल होता जाएगा, जितना मैं पास से पकड़ता जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया आपका, छोटा हो गया, तो आपको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि फिर ये रिएक्ट कम जल्दी नहीं करेगा, जबकि ऐसा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, ये तो इजीली कर जाएगा। ये दूसरा रीजन ये है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन, अब आप कहोगे कि वो कैसे है। अब यहाँ पे जो कार्बन है, देखो इसने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इसके यहाँ ये तो पाई बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, ये याद रखो। तो जितने सिग्मा होते हैं उस हिसाब से हमें पता लग रहा है कि ये 3 ऑर्बिटल यूज कर रहा है। वो 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं, गैस का और 2 पी के। अब दोनों में, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, इसमें sp2 का है, ये एक डिफरेंस पता लग गया। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इसमें s में करैक्टर थोड़ा सा ज्यादा 33% है, इसमें s करैक्टर कितना है, 25% है। अब एस करैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पकड़ के रखेगा। तो इस वजह से Cl जल्दी छूटेगा नहीं है। तो इस वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको इतनी जल्दी से उठा नहीं सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, इसकी जगह को निकाल के आप खुद लग जाए। ठीक है, यही दो मेन रीजन है। बाकी पोलैरिटी फैक्टर भी है, क्योंकि पोलैरिटी भी कम हो गई। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, मैंने 2 मेन बता दिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये तो करने ही करने हैं। ठीक है बेटा, अब पता लग गया आपको कि ये क्यों कम रिएक्टिव और कौन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज एसिडिक। बेटा एक ऑर्गेनिक में ध्यान रखो, इसमें रट्टा कम है, अंडरस्टैंडिंग से ही जवाब दिए जाते हैं। अब उसने कहा है ये वाला कंपाउंड जो है वो एसिडिक है, क्यों। अब आपको एसिड की डेफिनेशन पता है, एसिड क्या होते हैं। एसिड की कई सारी डेफिनेशन है, एक वो जो एच आयन दे, एक वो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि अच्छा सर ठीक है, ये यहाँ पे एच लगा हुआ तो ये एसिड है, फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बड़ा तगड़ा एसिड है मीथेन, क्योंकि इसके साथ तो 4 एच लगे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ एच होना ही किसी की एसिडिक नेचर को नहीं शो करता, वो एच रिलीज भी तो करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ही देखना पड़ेगा ये कैसे एटम के साथ अटैच्ड है। अगर तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फिर इजी है तोड़ना, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है कि ये वाला जो है ना, ये बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, थोड़ी सी बदमाशी दिखाते हैं। इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड जो है वो पोलर बन गया। ये पोलर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। क्या यहाँ पे बन रहा है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर लगभग दोनों की क्या है, सेम है। इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा, किसी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, जबकि यहाँ पे हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको समझ लग जाएगी कि भाई ये तो नजर ही आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि ये इस कार्बन और Cl तो तगड़ा बहुत है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कार्बन के सारे पीछे पड़ के इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ये फर्दर किससे खींचेगा, फिर ये इस तरफ से खींचेगा, तो H को कहेगा जा भाई भज जा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एसिडिक हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट ये 2017 में आया हुआ है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन 10, 11, 13, 16, 18, 22 में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन हैलोकेन्स टर्म्ड एज बीटा एलिमिनेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन बना के दिखाऊं बेटा, ये ठीक है, ये मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिखा है। इथाइल ब्रोमाइड को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, पर मैंने क्यों लिखा, जानबूझकर। अब उसमें मैंने क्या डाला, एल्कोहलिक KOH। ठीक है जी, एल्कोहलिक जब KH डालते हैं तो ये एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये यहाँ से Br को भी निकाल देता है और यहाँ से H को निकाल देता है। अब ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला क्या है आपका बीटा, जिसके ऊपर हेलोजन लगा वो अल्फा हो गया, उसके नेक्स्ट वाला क्या हो गया, बीटा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH डबल, ये बन गया। ठीक है जी, बाकी जो साइड प्रोडक्ट बनना है ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, वो आगे मैंने लिखा हुआ तब मैं नहीं बताऊंगा, यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये आपको समझ लगी है ना, ये एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं एलिमिनेशन राउंड, कि बाहर निकल जाना, तो ये बाहर निकल रहा है।
और जब भी कोई किसी मॉलिक्यूल में कुछ चीज़ बाहर निकलेगी ना, तो देन इट रिजल्ट्स इनटू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अल्कोहलिक वर्ड है ना, ये ही मेन चीज़ है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो आपके पास मैंने दोबारा से लिख देता हूँ CH3CH2Br। अब मैं कहूँ बेटा मेरे पास KOH है, आप रिएक्शन करके दिखाओ। एक के आगे मैंने एक्वस लिख दिया, एक के आगे मैंने लिख दिया अल्कोहलिक। अब होता क्या है, जो एक्वस है ना ये करता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन लिखा नहीं जा रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन, लिखा नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूशन करता है, और ये क्या करता है हमने अभी देखा, एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये क्यों करता है, इसमें ऐसा क्या है, देखो इसमें पानी है, ठीक है, और OH बेस क्या है, पोटाशियम है ना, और OH नेगेटिव आयन निकलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग मतलब लीगेंड होने की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से क्या करेगा, ये Br को निकाल देगा और उसकी जगह पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसीलिए नाम रखा गया है सब्स्टिट्यूशन। तो हम कहते हैं भाई सब कुछ तो सेम है, तो यहाँ भी Br उतरे तो OH लग जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि Br तो निकलता ही निकलता है, ये अगले कार्बन से H को भी साथ में ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ इसके कारण गड़बड़ आई है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब ROH है, जब ये टूटता है तो ये क्या बनाता है, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और KOH जब टूटता है वो क्या बनाता है, OH नेगेटिव प्लस KH पॉजिटिव। अब आप देखो एक आपके पास ये वाला बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। अब आप कहोगे ये क्यों बेस है भाई, भाई ये लोन पे डोनेट नहीं करेंगे ये, ठीक है जी। तो अब दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन लोन पेयर को अपने जल्दी दे देगा दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण ये इजीली दे देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अब बेस ने तो एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट कार्बन से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जबकि इस ये इसकी तुलना में वीक है, ये नहीं कर सकता। ये तो बस ज्यादा से ज्यादा Br को उतार के उसकी जगह पे लग सकता है ना। वो तो उतर ही रहा है, वो तो निकल ही रहा है Br साथ में, इसी वजह से यहाँ पे फिर H भी साथ में निकल जाता है और हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ कन्वर्जन्स हैं। कन्वर्जन्स हम लोग देखते हैं, ये सारी जो बोर्ड में आई हुई है मैंने वही वाली लिखी है। इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल ब्रोमाइड, देखो इसके लिए आपको जस्ट एक ट्रिक तो वैसे कोई नहीं, ये सारा प्रैक्टिस से ही होती है चीज। इथाइल सायानाइड है। अब आपको ये आपने रिएक्शन से, मैं यहाँ पे ऐसे ना शॉर्ट में आपको एक चीज बता देता हूँ। जब आपने केमिकल प्रॉपर्टी की होंगी तो X को रिमूव करके उसकी जगह पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लगाना है, तो आप KOH लगाओगे तो OH लग जाएगा। अगर आप RONA लगाओगे जो कि विलियमसन सिंथेसिस हम बोलते हैं जिसको, तो आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट किसकी जगह पे लग जाएगा, X की जगह पे, तो ROR बन जाएगा, मतलब कि हमारे पास ईथर बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप AgNO2 लगाते हो या KNO2 लगाते हो, तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये वाला, और यहाँ पे बन जाएगा ये वाला, ठीक है जी। अब दोनों में क्या हुआ, अब इस AgN और KNO में अलग अलग क्यों बन रहा है, मैं तो सिर्फ मेटल ही चेंज किया, बाकी तो पार्ट तो यही है ना, है तो यही वाला है ना न्यूक्लियोफाइल जिसने इसके ऊपर लगना जाके। तो इसके केस में बॉन्डिंग अलग अलग क्यों रही है, ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ। और इसी तरह से आप यहाँ पे अमोनिया के साथ करवाओगे तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन बन जाती है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह से अगर आप करवाते हो KCN के साथ, तो हमारे पास RCN बन जाएगा। अगर AgSN के साथ करवाते हो तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो आप कोई देखो, मैंने ये इतने सारे लिखे हैं, या आप NCERT की बुक उठा के देखना ऐसे ही बना होगा। तो यहाँ पे X रिमूव करके उसकी जगह पे क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। दीज ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जो हमने अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड बड़ी आसानी से दे देते हैं, जो कि अराइल हैलाइड नहीं देते आसानी से, इसीलिए बस रिएजेंट डालो तो वो रिएक्ट करेगा, X को निकाल देगा, उसकी जगह पे लग जाएगा। अब हमारे पास जो कन्वर्जन है बेटा वो देखते हैं। वो कन्वर्जन है कि इसमें हमने CN लगाना, तो इसमें CN लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, KCN से रिएक्शन करवाओ, अल्कोहलिक KCN से, यहाँ पे अल्कोहलिक KCN से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CN लग जाएगा, तो आपकी कन्वर्जन हो गई। उसके बाद उसने क्या बोला, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे होता है, दिस इज Br, दिस इज CH3, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें करना है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जब भी पहले नहीं था अब आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन जरूर यूज होगी, ठीक है।
तो हमें पता है जब Br निकलता है और साथ वाले कार्बन से H निकलता है तो वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। चाहे KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, सिर्फ आपको ये डालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन और DDT। DDT होती है डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्लोरो के साथ रिएक्शन होती है, ये क्लोरोल होता है CCl3CHO। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे C Cl Cl Cl। अब मैंने इसके किस में कन्वर्ट करना, DDT में, तो यहाँ पे मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होनी है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये इसका H लिख दिया तो ये यहाँ से ये पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिंग सीधी यहाँ पे लग जाएगा आपका, मतलब इसको मैं अब इकट्ठा करके लिख देता हूँ। यहाँ पे जो दो बॉन्ड टूटे ना, एक बॉन्ड यहाँ पे इधर लग गया, यहाँ पे क्या लग गया आपका, एक इधर लग गया और एक आपका इधर लग गया, ठीक है। तो क्या बन गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, तो ये दो कार्बन हो गए तो इथेन बन गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमो इथेन टू आइडो इथेन। अब ये रिएक्शन आपको देखो, अब ये रिएक्शन ध्यान से देखो आप, इसमें क्या है, इथेन इथेन दोनों तरफ है, सिर्फ ये ब्रोमो की जगह पे आइडो लगाया है, तो इसका मतलब ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस मैंने दो तरह की सिर्फ हमने की हुई है, एक हमने की हुई है फिंकलस्टीन और एक हमने की थी स्वार्ट्स रिएक्शन। ये हमने आई लगाने के लिए की थी, ये हमने एफ लगाने के लिए की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आई लग रहा है, इसका मतलब जो भी मेरे पास C2H5Br है, तो मुझे इसके साथ सोडियम आयोडाइड की करवानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे आई लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्रोमो इथेन टू इथीन। अब देखो सेम ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऊपर वाली हो गई ब्रोमो इथेन। अभी हमने जो मैंने आपको समझाया था, इससे क्या बनाना है, इथीन। अब डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, एक यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बट इसमें डालना क्या पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। अब पहले प्रोपीन लिख के देखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्रोपेन वन ऑल। अब प्रोपेन, सॉरी ये तो बदलना है ना इसमें, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो आपका डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड तभी खत्म होता है जब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। अब इसमें क्या ऐड करें, अब देखो जब ऐड करते हैं तो हम वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वाटर ऐड जब करते हैं ना, तो एडिशन ऑफ वाटर में एक रूल लगता है, मार्कोवनिकोव रूल। अब मार्कोवनिक रूल क्या कहता था कि जब भी अटैकिंग रीजन ऐड होने के लिए जा रहा हो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द वाले कार्बन पे, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना, वो हमेशा उस कार्बन के पास जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो ये तो यहाँ पे जाएगा। पर हमें आंसर में तो ये क्या दिया हुआ है, वन के ऊपर लगा हुआ है, ये तो फिर टू पे लग जाएगा, ये तो टू प्रोपेनॉल बन गया। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, हमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल यूज करना पड़ेगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम HBr डालते हैं। अच्छा दो तरीके हैं, इसके भी दो तरीके हैं। आप क्या करो, अगर आपको ये रिएक्शन सही नहीं लगती है तो आप, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं HBr यूज, हालांकि चलो रहने देता हूँ क्योंकि वो HBr के केस में ही ऑब्जर्व होता है, इसलिए मैं ऐसे दोबारा से आपको बता देता हूँ। आप ऐसे करो, CH3 CH2 CH2, मैं पहले क्या करता हूँ, इसको मैं इसमें वो ऐड कर देता हूँ HBr इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब क्या होगा, परऑक्साइड के केस में एंटी मार्कोवनिकोव रूल होता है, जिनको पता है वो बेचारे कर लेंगे बच्चे, बाकियों को तो समझ नहीं आ रहा होगा कईयों को। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटी मार्कोवनिक में जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे, यहाँ पे दो लग गए, यहाँ पे आपका Br लग गया, ठीक है। मतलब ये किसके पास गया, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया और ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये बन गया। अब आप उसके बाद क्या करो, उसके बाद तो सौखा ही है, ये आपने ये वाला न्यूक्लियोफाइल निकाल दो और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाओ, तो ये निकल जाएगा और ये OH इसकी जगह पे लग जाएगा, तो आपका प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इथेनॉल टू ब्यूट वन। इथेनॉल, इथेनॉल हम लोग कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ब्यूट 19।
ब्यूटानाइन ये है। अब यहाँ पे देखो एक तो कार्बन बढ़ रहे हैं और ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये सोडियम एसिटाइलाइड से करवाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है HC ट्रिपल बॉन्ड CN, इसके साथ रिएक्शन करवानी है। ये हम आप अगर न्यूक्लियोफिलिक जो अभी मैंने टेबल बनाया था ना कि लंबा सा, उसमें ये भी एक रिएक्शन थी कि हम लोग अल्काइन कैसे बना सकते हैं या लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये चीज़ निकल जाएगी इसके साथ Na के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आपको यही चाहिए ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ इसमें ये चीज़ कर सकते हैं, इसको पहले आप चेंज कर लो क्योंकि वो है अल्काइल। यहाँ पे एक स्टेप और होगा सच, क्योंकि यहाँ पे हमें ये OH की जगह पे हेलोजन चाहिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप काट के ना दोबारा से करते हैं कि पहले इसको मैं तब्दील करूँगा NaOH एक्वस डाल दूंगा। तो ये सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे लुकास रीजन डालते हैं HCl अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये Cl यहाँ पे लग जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, CH3 CH2 Cl। अब ये वाली चीज मैं इसमें डालूंगा, ये डालूंगा, Na को इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये पोर्शन निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बेटा, इस तरह से छोटी छोटी कुछ ज़्यादा नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोइक एसिड, अब ये वाली रिएक्शन थोड़ी समझने वाली है। इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH। अब इसमें हमने देखना है कि यार ये तो 2 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 1 2 3, एक कार्बन बढ़ गया। जब भी कार्बन बढ़ता है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सायानाइड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, KCN से रिएक्शन करवा के इसमें क्या कर दिया मैंने, ये ले आया। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है सायानाइड। इसमें से 3 तरह की हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, वो आप याद रख सकते हो। अगर आप मान लो डिल्यूट डालते हो अपना HCl, और एक आपके पास कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड पहले डालो आप, फिर डिल्यूट डाल दो, फिर आप रिडक्शन कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको ना तीनों तरह से समझा देता हूँ। जब इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा ऐसे, तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ऐड होगा, तो ये देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तोड़ रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसको भी 2 तोड़ने पड़ेंगे, तो ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, एक रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक रह गया, और इसके बाद इसके भी 2 बॉन्ड टूटे हैं ना, कार्बन और नाइट्रोजन के भी, तो ये 2 इसको H दे के चुप करवा दिया कि भाई तेरे 2 टूटे थे, तेरे को 2 H दे दिए, इसके भी 2 टूटे थे, इसको ये दे दिया। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप बन गया, अमाइड। अगर ये था कंसनट्रेटेड, मतलब HCl की मात्रा कम थी, अगर मैं ज्यादा डाल देता, फिर मैं ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देना था, फिर मैंने कहना था ऐसे करते हैं, ऐसे वाटर तोड़ देते हैं। अब N, ये क्या बन गया आपका, फिर आपके पास बनना था COOH प्लस NH3। इसका मतलब जब आप ये डालोगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH प्लस NH3। पर मेरा काम तो बन गया ना, मुझे प्रोपेनोइक एसिड मिल गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बनना था, प्रोपेनामाइड। ये जो है ये रिडक्शन होती है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी H ऐड हो जाना था और यहाँ पे भी H ऐड हो जाना था, यहाँ पे हमारे पास अमाइन बनना था, CH2NH2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, इथाइल साइनाइड से प्रोपेन अमाइन। तो यही वाली एग्जांपल होगी, साइनाइड को हम अमाइन में कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन करके। इसको मेंडियस रिडक्शन भी बोलते हैं, अगर सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में करें, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में करें तो वो मेंडियस रिडक्शन भी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट इसको मैं नीचे कर लूं पहले। हाँ जी, ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके 2 नंबर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि पहला चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है ना, आप याद रखो, इसमें एक तो आपको नेमिंग रिएक्शंस आनी ही आनी है, नेमिंग रिएक्शंस आनी ही आनी है, और उसमें बाद जो दूसरा और इंटरनल चॉइस होगी, तो वो जो क्वेश्चन है वो 3+2 का होगा, मतलब एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा। अब 3 नंबर में चांसेस है या तो वो SN1 SN2 वाले की स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ ले, और 2 में ये वाले जो मैंने क्वेश्चन अब लिखे हैं ना, ये वाले, ये हो गया, ये हो गया, या ये वाला हो गया इन्वर्शन एल्शिमाइजेशन वाला, या एक्वस KOH जो सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहलिक एलिमिनेशन करता है, वो वाला हो गया। ये 3-4 क्वेश्चन है जो कि आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बारी बारी से कर देता हूँ। अल्काइल
जो कहता अल्काइल हैलाइड जो है RX है, जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं KCN से तो ये हमें देता है RCN। अब यही रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं AgCN से तो ये देता है आइसोसाइनाइड। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही इसी में छुपा हुआ है। यहाँ पे देखो, जब ये पोटेशियम साइनाइड है तो पोटेशियम हमें पता है जो लीना की रूपी से फ्रेंडशिप मतलब अल्कली मेटल है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? ये सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये वाला और ये वाला बॉन्ड आयनिक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब सॉल्वेंट में डालेंगे ये तो फटाफट ब्रेक कर जाएगा, तो इसका मतलब साइनाइड जाएगा। अब इसके ऊपर लोन पेयर भी है नो डाउट, बट इन दोनों में से इसके पास लोन पेयर है, ये भी भागने की कोशिश करता है। मैं यहाँ से जो क्या उसको कहते हैं एक्स को निकाल के इसके ऊपर जब प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर तो मैं फटाफट जाके इसको लोन पेयर दे दूं, बट जाएगा कौन? कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ आर क्या है, बेसिकली कार्बन ही है ना, कार्बन चेन है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है कार्बन नाइट्रोजन से, इसलिए फिर ये यहाँ पे चले जाता है और यहाँ पे CN बनता है। अब इस केस में क्या होता है, दिस बॉन्ड इज कोवालेंट। अब कोवालेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड से ज्यादा टाइम लेते हैं टूटने में, तो जब तक ये बॉन्ड टूटता है ये क्या करता है, चालाकी करता है, ये फटाफट इसके पास अब ये चला जाता है, तो फिर ये N के थ्रू लगता है, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड लग जाता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि अगर हम लोग RX की रिएक्शन करवाते हैं KNO2 के साथ और एक करवाते हैं AgNO2 के साथ, आपने दो ही कंसेप्ट याद रखने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है ये वाला और यहाँ पे हमारे पास बनता है ये वाला। अब ये कैसे बना बताता हूँ मैं। देखो KON डबल बॉन्ड O, ये ऐसे लिखते हैं पोटेशियम नाइट्राइड को, और AgONO, ये मैंने इनके स्ट्रक्चर बनाई है ताकि तभी समझ लगेगा आपको। अब होगा क्या, सेम वही चीज, ये वाला बॉन्ड क्या है आपका, आयनिक है, तो ये यहाँ से जाना पसंद करेगा, ये वाला जाना पसंद करेगा, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे O जो है वो फटाफट जाके इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, इसलिए ये जाके फटाफट उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसलिए यहाँ के सिल्वर नाइट्राइड के केस में हमारे पास नाइट्रो अल्केन बनता है, दिस इज नाइट्रो, जब N के थ्रू बॉन्ड हो रही है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं, है दोनों NO है, बट यहाँ पे थ्रू ऑक्सीजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे थ्रू नाइट्रोजन हो रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ पड़ा ये, इसका मतलब ये 11 12 14 16 18, ये 11 15 17, तो ये हो सकता है। अब ये रेसिमाइजेशन वर्ड क्या है, जो अभी मैंने आपको पीछे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, उसमें डी हो या एल फॉर्म हो, जो मिरर इमेजेस है, जब वो बदल के डी और एल दोनों मिक्स बना दें, कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो रेसिमाइजेशन प्रोसेस होता है। और रिटेंशन एंड इन्वर्शन क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है? देखो जब भी सपोज करो ये आपका कोई कंपाउंड है, एक ये कार्बन है, एक यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, एक यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये ये पीछे की तरफ कुछ लगा हुआ है, एक ये आपका आगे की तरफ कुछ लगा हुआ है, कार्बन के आले इर्द गिर्द 4 बॉन्ड है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे रश कितना है, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है जी, और ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। तो ये अगर तो यहाँ पे रश होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बोलेगा भाई तू अपने इस बंदे को पहले बाहर निकाल फिर मैं आऊंगा, या ठीक है। अगर रश होगा तो जब फिर ये क्या करेगा, ये फिर इसको निकाल देगा, फिर जब निकाल देगा फिर इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, वो दो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, ये अब इधर से भी अटैक कर पाएगा और इधर से भी कर पाएगा। तो अब अगर तो इधर से करेगा तो ऐसी की ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, क्योंकि जो गया उसी जगह पे आगे लग गया। अगर पीछे से आएगा तो ये थोड़े से इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इन्वर्ट हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक सामने से कर रहा है या बैक से कर रहा है। अगर सामने से कर रहा है तो एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी, अगर बैक से कर रहा है तो फिर इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैंने वो डाला हुआ है SN1 SN2 का डिफरेंस आप कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी, अब एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि जो सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन है इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। अगर लाइक डिजोल्व मतलब कि जो पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। ये आपने फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अगर ये रूल लागू नहीं हो रहा और चीज घुल भी रही है तो इसका मतलब वहां पे फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी,
दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने सॉल्युबिलिटी के लिए इस्तेमाल करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए, कोई भी सॉल्युबिलिटी पे कि ये इसमें क्यों सॉल्यूबल है, ये नहीं है, तो जो सॉल्यूबल होगा आप सीधा-सीधा लिख देना कीवर्ड कि इसमें बॉन्डिंग होती है जी, बात ही खत्म। ठीक है? जैसे इसमें कहा है कि हैलो अल्केन जो है, ये वाटर के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत कम होती है। ठीक है? इसका क्या रीज़न है? इसका मतलब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता होगा, सिंपल सी बात है। हालाँकि ये पोलर है, ये भी पोलर है। क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया कि हमें तो रूल बताया गया लाइक डिसॉल्व लाइक, तो फिर यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना, ये मान लो लड़की है, ये गर्ल है, ये बॉय है। अब ये दोनों जब छड़े थे तो आराम से मस्ती से रह रहे थे। ठीक है? ये भी जब छड़ा था तो मस्ती से रह रहा था। अब दोनों की शादी कर दी। शादी करने के बाद जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हुई वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई जितने वो पहले अकेले थे, खुश थे। तो इस वजह से ये बॉन्ड नहीं बनता है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी? तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को ब्रिम तक क्यों भरा जाता है? एक तो ये भी क्वेश्चन है, एक 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। ब्रिम होती है ये वाली चीज़। तो जब भी क्लोरोफॉर्म बॉटल में भरते हैं उसको ऐसे बिल्कुल ब्रिम तक भरते हैं, या फिर उसको डार्क बॉटल में भरा जाता है। ठीक है? वो डार्क बॉटल में क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है लाइट की प्रेजेंस में। ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, ये COCl2 बना देता है। दिस इज फॉस्जीन गैस, जो कि बहुत जहरीली होती है। ठीक है? इस वजह से नहीं इसको करते, सिर्फ यही आपने बताना है। ठीक है? कोई भी चीज़ लाइट में नहीं रखनी, या उसमें हवा नहीं होनी चाहिए। हवा, मैंने कहा ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पूरा जो पंजाबी में कहते हैं नक को नक भर देना, बिल्कुल टिप तक, ताकि इसमें कुछ ऑक्सीजन रहे, हवा रहे ही ना। ठीक है जी? हाँ, अगर मान लो कुछ ट्रेसेस बन भी जाएँ, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा-सा इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। तो वो क्या करता है, वो इस फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करके डाइइथाइल कार्बोनेट बना देता है। अगर कुछ कार्ब ये फॉस्जीन गैस इसके अंदर बन गई, तो ये इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, उसके साथ मिलके डाइइथाइल कार्बोनेट बना देता है, C2H5 ट्वाइस CO3, ये बना देता है। तो ये नीचे पे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है? मतलब उसको कंज्यूम कर देता है जो इसके अंदर बनी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन ऑर्थो एंड पैरा। देखो जी, मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो करता है पैकिंग के ऊपर, ये आप याद रख लो। बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाए तो आपने पैकिंग का शोर डालना शुरू कर देना कि पैकिंग ठीक नहीं है, पैकिंग ठीक नहीं है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का आ जाता है तो आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रोल डालना शुरू कर देना, शोर डालना शुरू कर देना कि इनके में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, मॉलिक्यूल के बीच में। अगर वीक है तो जल्दी उड़ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम। अगर स्ट्रांग है तो वो जल्दी नहीं उड़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर अच्छी पैकिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, तो अच्छी पैकिंग नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट वीक। अब जो पैरा होता है ना, इसमें पैरा के केस में जो पैकिंग होती है वो अच्छी होती है। तो इसका मतलब पैरा का, उसने बोला ना डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा वाला मतलब कि उसने तीनों बेंजीन बना के दिखा, ऐसे बना दिए डाइक्लोरोबेंजीन। एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ पे और एक मेटा पे लगा दिया, एक यहाँ पे और एक पैरा पे लगा दिया। तो उसने कहा कि ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है? इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है जी? और सॉल्युबिलिटी फिर कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी कम क्यों होगी? सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया कि बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा ये वाटर के साथ। ठीक है जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें कौन सी रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले रिएक्शन दी हुई है कॉलबेज रिएक्शन। ये देखो 11, 12, 13, 16 में आई है। कॉलबे रिएक्शन बेसिकली क्या है, आपकी सोडियम फिनोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये आपके पास बेसिकली सैलिसिलिक एसिड बना देता है। ठीक है जी? पहले क्या होता है कि इसमें ऐसे, हालांकि पूरा मैकेनिज्म है, ये इसके ऊपर जाता है, फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, फिर सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक एच निकल के इसके पास चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। बट आपको सीधा पूछा गया तो आप सीधा ही रिएक्शन लिखोगे। ठीक है? ये कॉलबे रिएक्शन है। ठीक है? सोडियम फिनोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालो तो ये आपका क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। उसके बाद रेमंड डायमंड रिएक्शन, ये तो आप नोट कर लो, ये तो इम्पोर्टेंट के ऊपर आप लिख लो इन्फिनिटी टाइम्स।
ये तो 100% आएगी, किसी ना किसी रूप में आएगी। रिमर टाइमन रिएक्शन, मैं पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखता। इसमें होता क्या है, इसमें फिनोल या तो चेंज होता है सैलिसल्डिहाइड में, या फिनोल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड में। ठीक है बेटा। अब आप कहोगे कि अब हमें कैसे, अब इसने तो बोल ही दिया, जब आपको कुछ नहीं कहा गया, सिंपल कहा गया कि रेमर टाइमन रिएक्शन लिखो, तो आप कोई भी लिख सकते हो। मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग तो फिनोल से ही करनी है। इसमें हमने क्या डालना है, इसमें हमने डालना है क्लोरोफॉर्म। अगर आप क्लोरोफॉर्म डालते हो तो ये बनेगा। अगर आप यहाँ पे H हटा दो ये वाला और यहाँ पे Cl4 कर दो, मतलब 4 Cl लग जाए, तो फिर ये बनेगा। आपको समझ यहीं पे लग जाएगी। देखो यहाँ पे एक H और ये Cl निकल गया, तो यहाँ पे अब क्या मेरे पास बनेगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे हो गया CH और Cl और Cl। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक्वस KOH डाल दिया। यहाँ पे 340 केल्विन टेम्परेचर भी रखते हैं। अब अभी मैंने ऊपर आपको क्या समझाया, एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। देखो अब ये आपका कार्बन और ये CCl बॉन्ड बना हुआ, और ये कार्बन भी sp3 वाला ही है, sp2 वाला नहीं है कि जल्दी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे OH इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट में देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे OH तो था ही, यहाँ पे CH और यहाँ भी OH बन गया, यहाँ भी OH बन गया। अब यहाँ से ये पार्ट निकल गया और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो मेरे पास क्या बन गया, ये यहाँ पे OH था, यहाँ पे बन गया CH। तो ये मेरे पास बन गया सैलिसल्डिहाइड। अगर यहाँ पे मैं CCl4 ले लेता तो यहाँ पे 3 Cl होने थे, यहाँ पे 3 OH लगने थे, एक OH और एक H तो निकल जाना था, बाकी COOH बनना था, तब सैलिसिलिक एसिड बन जाना था। ये देखो कितनी बार इंपॉर्टेंट है, ये आप मैंने ऊपर लिख दिया इन्फिनिटी टाइम, जिसको करना ही करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल टू पिक्रिक एसिड। देखो फिनोल जब हम लोग लिखते हैं, फिनोल ऐसे लिखते हैं, पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। आपको इसका फॉर्मूला याद होगा तो बाकी खुद ही बन जाएगा। अब ये वाला पोर्शन जो है ये आएगा कहाँ से, ये आएगा नाइट्रिक एसिड से। तो हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, तो हमारे पास ये पिक्रिक एसिड बन जाता है, और ये बहुत ज्यादा ही एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हाँ, ये और डाल के लिखा हुआ कि इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल कैसे होती है, कि फिनोल की नाइट्रेशन कैसे करोगे। तो नाइट्रेशन के लिए मुझे नाइट्रिक एसिड, साथ में मैं इस पे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख, ठीक है। तो ये डालेंगे तो हो जाएगा। हाँ एक चीज है, अगर मैं डाइल्यूट लेता हूँ तो फिर सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। कंसंट्रेटेड के केस में नाइट्रेट आयन की जो NO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास फिनोल टू फिनोल्फथलीन। अब ये भी सौखा ही है। देखो आप यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें एक फिनोल वर्ड आ रहा है और फथलीन आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये नाम आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज बेंजोइक एसिड। अगर ये मैं लगा दूं एक और OH, तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। तो कहीं ना कहीं ये वाला आप ध्यान दो, तो ये वाली चीज बन नहीं रही, कुछ कुछ इस तरह का नाम बीच में आ रहा है। तो इसी में से अगर मैं ये निकाल दूं, तो मेरे पास मतलब मैं वाटर को रिमूव कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ये एसिड का एनहाइड्राइड, मैंने एसिड में से पानी निकाल दिया, तो वो थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैंने फिनोल डाल देनी है। ये फिनोल है, इसका एक H मैंने लिख दिया बाहर, क्योंकि उसके साथ ही मैंने रिएक्शन करवानी है, पैरा वाले H के ऊपर से। तो इसमें से ये चीज निकल जाएगी, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। अब वाटर निकल रहा है ना, इसका मतलब ये रिएक्शन, यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा। जब इसमें रिएक्शन कराएगी तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो ये वाटर निकल जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करता है। तो ये हमारे पास निकलने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल्फथलीन बन जाएगी, ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है। मैं इसको ऐसे करके करके क्या दिखाऊँ, मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आपका फिनोल्फथलीन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक करैक्टर बताना आपने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो आप खुद बताओ, जो प्राइमरी, इसको ऐसे करते हैं, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। एच इसके कम करते हैं, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कोई भी नहीं है,
एसिडिक कौन सा ज्यादा होगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। अब इसी तरह से इसमें इसको मिथाइल एमी भी लिख देते हैं हम लोग, मैं ऐसे लिख देता हूँ। आप खुद देखो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर। हमें ऐसे ग्रुप चाहिए जो कि नेगेटिव को कम करें, जबकि है क्या, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये इसके ऊपर और इसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। यहाँ पे इस तरफ से भी भेज रहा है, इस तरफ से भी भेज रहा है, यहाँ इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, फिर इधर को भेजेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल हो गया इसका मतलब ये सबसे वीक एसिड, अगर इनमें कंपेयर करना भी हो तो प्राइमरी वाला जो है वो फिर भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को किस टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? दो टेस्ट है हमारे पास, एक तो हमारे पास लुकास टेस्ट है, जो कि लुकास रीजन की हेल्प से करवाते हैं। लुकास रीजन क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और उसमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालते हैं। ये हम लोगों ने जब प्रेपरेशंस की थी अल्काइल हाइड्राइड की, उसमें यूज़ भी किया था सबसे पहला, उसको लुकास टेस्ट का नाम दे दिया। वो बेसिकली हम लोगों ने ग्रूव प्रोसेस जो किया था उसमें यूज़ किया था लुकास रीजन को, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को। ठीक है, और दूसरा मेथड है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है, पहले हम स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम लोग रेड फॉस्फोरस I2 डालते हैं, फिर ये फर्स्ट स्टेप में डालते हैं। जब I लग जाता है तो फिर हम लोग उसके साथ AgNO2 डालते हैं। फिर जब AgNO2 लग जाता है हाँ जी, अल्कोहल OH उतर के I लग जाता है इसके, इससे फिर OH जब I को उतारना हो तो NO2 लगा देते हैं, क्योंकि हमने रिएक्शन अभी की है ना अल्काइल हैलाइड से, NO2 लगाना हो तो AgNO2 कर दो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं। तो नाइट्रस एसिड से फिर हमारे पास अलग अलग जो कंपाउंड बनते हैं, और उसके बाद फिर हम उसमें डालते हैं NaOH। तो NaOH डालने पर अगर ब्लू रेड कलर आता है तो वो आपका प्राइमरी हो जाता है, अगर ब्लू आता है तो वो आपका सेकेंडरी है। तो अगर टर्च उल्टा हो गया, टर्शरी के केस में ज़्यादा आना चाहिए, तो क्योंकि इसमें शायद एक मिनट, नहीं पहले में जो प्राइमरी लेते हैं, प्राइमरी में रेड आता है, ये ठीक लिखा मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी, और यहाँ पे कोई कलर नहीं आता, तो ये आपका टर्शरी होता है। ठीक है, ये आप रिएक्शंस देख लेना, अगर आई आगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबी हो रही है और जो वीडियो, तो मैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा चल रहा हूँ बेटा। अब इसको थोड़ा सा नीचे को करके देख लूँ मैं। देखो सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन तो आप आंख पीट के मतलब बंद करके कर लोगे मेरे हिसाब से। अब देखो ध्यान से जरा, मैं पहले ये बाद में करता हूँ, ये देखो आप, उसने क्या कहा है कि फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी चीज़ है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसका वो बॉयल करने पर तापमान ज़्यादा, मीन उसको ज़्यादा तापमान पर वो बॉयल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो फिनोल के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनोल में, जो कि मिथाइल इसमें टॉलविन में नहीं होती है। ठीक है, ऐसे होता है ना, ये आपका हो गया फिनोल। तो ये ऐसे दूसरा फिनोल इसके साथ ऐसे लग जाता है, ठीक है ना, ये दूसरा फिनोल हो गया, ये आपका हो गया तीसरा फिनोल हो गया। देखो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये सारे एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हैं। जबकि जब जब रिंग के ऊपर ये लगाओ CH3, इसको टॉलविन बोलते हैं, तो इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, उसने कहा है कि अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हैलोजेन्स। तो सिंपल ही है, क्या बोलोगे, इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा दिया हुआ, इसलिए ये मैं नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर पोजेस डाइपोल मोमेंट even if the alkyl groups are क्या है, if the alkyl groups in the molecules are identical। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या हो गया हमारा, कि सेम ग्रुप लगे हुए हैं। आपको देखो ना ROR, तो ये सेम है। अब वो कहता है कि इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो होती है, ये पोजेस करता है डाइपोल मूवमेंट। तो हम लोग चेक करते हैं असल में होता क्या है। जो डाइपोल मूवमेंट है ना, ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट तभी होगी अगर उसमें पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी कब होती है, जब बॉन्ड जो बना हुआ है वो दो ऐसे एटम के बीच में बना हो जिसमें से एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है,
तो जैसे मैं कह लूँ कि बेटा ये बॉन्ड पोलर होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब इसकी डायपोल मोमेंट भी होगी। एक तो होता है कि ये होना चाहिए, दूसरा होता है कि बॉन्ड की प्लेसमेंट किस तरह की है। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि बेटा बताओ सी और ओ बॉन्ड पोलर है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है, तो मैं कहूँगा अच्छा फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड पोलर, इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, आप कहोगे होनी चाहिए, जबकि इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर इस तरह की है, तो इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल होने की वजह से डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है। हालांकि इसमें पोलर बॉन्ड मौजूद है बट डायपोल मोमेंट इज 0। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि जो उसने क्वेश्चन कहा है कि जो ईथर है, अब ईथर के केस में क्या होता है, इसमें इस तरह से होती है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एंगुलर है, सीधी नहीं है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है अब, और इसमें एक और भी चीज है, इसमें एक ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो इसमें रिपल्शंस होती हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होती हैं, तो इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है इस तरफ होती है, इसकी भी होती है, ये लोन पेयर अपना भी डायपोल मोमेंट करते हैं, तो ये नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाती है, क्योंकि ये इस तरह से नहीं है कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो इस वजह से ये पोजेस करते हैं डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि विलियमसन सिंथेसिस क्या है, ये तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ये आप करके जाना जरूर। तो सिंपल मैंने पीछे भी बता दिया था, जब भी अल्काइल हैलाइड के साथ RONA की रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, X और Na निकल जाता है, यहाँ पे डैश बना लो, मतलब डैश का मतलब होता है कि R सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बन गया, ईथर बन गया, तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट 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 अच्छा सच वो तो रह गया ऊपर वाला, ये तो रह गई हमारी, एक मिनट ये करवा दूंगा आपको फटाफट। अब उसमें है आपके पास प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपेन 2 ऑल। अब देखो इसमें प्रोपेन तो 1 ऑल तो प्रोपेन 2 ऑल, OH यहाँ से यहाँ करना है, तो पहले करते हैं इसमें हम लोग इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये OH और H निकल जाएगा, Cl यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है जी, ये लग गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसमें अल्कोहलिक केओएच डालता हूँ, आपको याद हो गया होगा अल्कोहलिक क्या करेगा, एलिमिनेशन, ये यहाँ से Cl निकाल दिया और यहाँ से क्या निकाल दिया, H निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, CH3 CH CH2, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने दोबारा से इसकी करवाई रिएक्शन HBr के साथ, मार्कोवनिकोव रूल लगाया, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, इसके पास, तो मेरे पास प्रोडक्ट बन गया CH3Br CH3, ठीक है, क्योंकि H ने इसके पास चले जाना ना। अब ये बन गया, अब इसके बाद यहाँ से ये कैसे बनेगा, सिंपल Br की जगह पे OH लगा दो, सीधा सीधा कैसे लगता है जब एक्वस लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट कर सकते हैं इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, दो दो कार्बन ही है, तो सिंपल सी बात है, इसकी ऑक्सीडेशन करो आप, जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, CH3 CHO, उसके बाद फिर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है, तो मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तगड़ा सा चूज करना पड़ेगा एक जो स्ट्रांग हो, तो फिर वह क्या करेगा, अब यहाँ से H2 नहीं निकल पा रहा है क्योंकि 2H नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन को ऐड कर दूंगा, जब ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से फिनोल टू बेंजीन, ये मैंने खुद से लिखी है क्योंकि ये भी किसी ना किसी रूप में पेपर में आती है, फिनोल से बेंजीन बनानी है, तो ये OH ही उतारना ना, तो सिंपल इसमें जिंक डस्ट डाल दो, बस बात खत्म, आपकी रिएक्शन खत्म हो गई। आ गया इथाइल अमीन टू इथाइल क्लोराइड अल्कोहल। अब इथाइल अमीन क्या होता है, ये आपने अल्कोहल की प्रेपरेशन में किया होगा, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इथाइल अल्कोहल में, मतलब जस्ट आपका ये NH2 की जगह पे OH आया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाइट्रस एसिड यूज करते हैं, नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट इधर बन गया, ये बीच वाला पार्ट अलग से निकल गया और ये वाला पार्ट अलग से निकल गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक बन गया मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मेरे पास बन गया CH3 CH2 OH जो मेरा मेन मुझे चाहिए था, एक बन गया साथ में N2 और एक बन गया H2O। तो होप आपको ये समझ लग गया होगा बेटा, सारे के सारे हो गए। अब नेक्स्ट नीचे जाके देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन रह गए हमारे, नीचे नहीं है, नेक्स्ट
पेज पे जाना पड़ेगा, हैं अभी क्वेश्चन थोड़े से और हैं। ये वाले क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो इसका मतलब हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हो गए। ठीक है बेटा, तो अब आप होपफुली ये अच्छे से कर लोगे। मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आप इसमें देख लो, जो जो ज़्यादा से ज़्यादा बार बोर्ड में आए हुए हैं उनको ज़रूर करके जाना आप। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके बेटा।